तालीमनामा के एक और नए सेशन में इनकलाब के तमाम यूट्यूब चैनल देखने वालों को कुतुबुद्दीन शाहिद का आदाब। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे तालीम के पहलुओं पर जो इन दिनों बड़ी तेज़ी के साथ फ़रोग़ पा रहा है, जैसे एब्रॉड एजुकेशन के ताल्लुक़ से। इस सिलसिले में हमारे साथ जो एक मेहमान मौजूद हैं, प्रोफेसर इजहार खान साहब। इनको इस ताल्लुक़ से बहुत अच्छी मालूमात हैं और हमें उम्मीद है कि इन मालूमात से हमारे क़ारीन भी इस्तेफ़ादा करेंगे, हमारे सामीन भी फ़ायदा उठाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा इजहार साहब कि इन दिनों जो है एब्रॉड एजुकेशन के बारे में लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्या है? मतलब लोग बाहर जाने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? तालीम वहाँ अच्छी है या ख़र्च कम हो रहा है? देखिए, स्टडी एब्रॉड एक बहुत ही ग्रोइंग टॉपिक है और बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। ख़ास तौर पे आज के दौर में बच्चे बहुत दिलचस्पी लेते हैं स्टडी एब्रॉड। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। पहली बात, आप देखेंगे तालीम के मेयार की, अगर आप अंदाज़ा रिपोर्ट देखेंगे, जैसे QS वर्ल्ड रैंकिंग है, दी टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग है, उसमें अगर जो यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग दी जाती है, उसमें टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हिंदुस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। टॉप 100 में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया का, हमारे हिंदुस्तान का तालीमी मियार किस दर्जे का है, किस लेवल का है। तो बच्चे जो एस्पिरेशनल होते हैं, जैसे एक तो होती चीज़ ज़रूरत पूरी करना, तो हमारे पास अदारे हैं और माशाल्लाह हुकूमत ये काम कर रही है कि लोगों की ज़रूरियात को पूरी करे। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं बड़े एस्पिरेशनल होते हैं कि उनको ज़िंदगी में और कुछ करना है, बहुत बड़ा करना है। तो उनकी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होते हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए हिंदुस्तान के पास, हमारे इंडिया के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है। लोगों की ज़रूरत पूरी करने, आम लोगों की ज़रूरत पूरी करने के तो है, काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेशन होती हो, उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए अभी फ़िलहाल हमारे हिंदुस्तान में उस तरह के अदारे मौजूद नहीं हैं। दूसरी बात, बच्चे यहाँ तालीम तो हासिल कर ले रहे हैं, लेकिन रोज़गार के मौक़े यहाँ मौजूद नहीं हैं। बच्चे जॉब करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिसिन करते हैं, उनको जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं। बच्चे 4 साल अपने इंजीनियरिंग करके लाखों रुपये लागत लगा के बेकार बेरोज़गार बैठे होते हैं। आप देखेंगे हमारे देश की जो आबादी है तकरीबन 130 करोड़ आदाद शुमार के अतबार से है, और उसकी जो इकनॉमी है फिर वक्त वो 2.5 to 3 ट्रिलियन है। उसके बरक्स अगर आप देखेंगे बरतानिया हो गया या कनाडा हो गया, उसकी या ऑस्ट्रेलिया हो गया, उनकी मैशत भी तकरीबन 2 से 3 ट्रिलियन के दायरे में आती है। लेकिन उनकी आबादी जो है हिंदुस्तान की आबादी के 10% भी नहीं है। किसी की आबादी 3 करोड़, किसी की आबादी 5 करोड़, किसी की आबादी 6 करोड़। तो रोज़गार जो मैशत जो है, जो GDP है वो उतनी ही है, लेकिन वहाँ पर मौक़े बहुत हैं, वहाँ पर मौक़े बहुत ज़्यादा हैं। हमारे इंडिया में हमारी मैशत तो उस 3 ट्रिलियन की है, लेकिन यहाँ पर आबादी का तनासुब भी ज़्यादा है। तो बच्चे अक्सर हायर एजुकेशन की तलाश में, बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में, बेटर लाइफस्टाइल की तलाश में वो एब्रॉड जाते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में जो मेयार है वहाँ तालीम का, नोबेल प्राइज़ हमारे यहाँ से तकरीबन साइंस के मैदान में पिछले 100 सालों में किसी को नहीं मिला होगा। तो वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पढ़ाते हैं, जब मैं पढ़ा था इंग्लैंड के अंदर, तो वहाँ पर जो नोबेल प्राइज़ विनर जो वहाँ पढ़ाते हैं, तो एक बच्चों का अलग ही जहन होता है, अलग ही उनका एक मेयार होता है, और बच्चों को काफ़ी एक मौका मिलता है अपनी सलाहियतों को और संवारने का, निखारने का। आप चूँकि खुद मतलब ग्लासगो से पढ़ कर आए हैं, वहाँ आपने मास्टर किया है, मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ की और वहाँ की जो तालीम का जो मतलब कल्चर है, उसमें कितना फ़र्क है और क्या फ़र्क है? तालीम के कल्चर में तो बहुत फ़र्क है। कंटेंट तो जो इंडिया में है वो कंटेंट वहाँ भी है, कंटेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। लेकिन फ़र्क जो होता है वो होता है डिलीवरी में और होता है एनवायरनमेंट में। अब वहाँ पर जब आप पढ़ते, यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आप इंडियंस जो स्टूडेंट होते हैं उन्हीं के दरमियान में आप तालीम हासिल करते हैं। तो आपका जो एक्सपोजर होता है, थॉट प्रोसेस होता है, वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। आपके नज़रिए में कोई नई चीज़ दाखिल नहीं होती है, कोई नए तरीक़ेकार दाखिल नहीं हो पाता है। लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल जब आप एब्रॉड में बैरून मुल्क में तालीम हासिल करते हैं तो वहाँ से मुख्तलिफ मुल्क से बच्चे आते हैं।
अब मेरी क्लास में तकरीबन 30 मुल्कों से ज़्यादा बच्चे मौजूद थे। 60 की क्लास में 30 मुल्कों से ज़्यादा बच्चे थे। तो हर एक बच्चे का अपना नज़रिया होता है, अपना एक तरीक़ेकार होता है, अपना कल्चर होता है। तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है कि एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में हम एजुकेशन ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। उसके अलावा जो कल्चर होता है, यहाँ पर हमारे यहाँ कल्चर जो है वो मार्क्स बेस्ड कल्चर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एग्ज़ाम बेस्ड रिटन एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे रिटन एग्ज़ाम का कल्चर बहुत कम है, 5 to 10% का है। वहाँ जो है लर्निंग बेस जो मेथड है, एक्सपेरिमेंटल बेस, लर्निंग बेस, असाइनमेंट बेस, बच्चे पे बहुत ज़्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ उसको मगब पे नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल चीज़ पे बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने अक्सर अपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े वो असाइनमेंट बेस में पढ़े। मैं अपनी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। शायद हमने 1 या 2 पेपर हमने लिखा होगा रिटन एग्ज़ाम, बाकी सारे हमने असाइनमेंट बेस थे। और ऐसा नहीं कि असाइनमेंट बेस कर रहे हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं। वहाँ पर आपकी असाइनमेंट को चेक करने के लिए, फिल्टर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट शायद आप जानते होंगे प्लेजरिज्म का, कि आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। आप तो सोचते होंगे कि भाई असाइनमेंट में से तो आसान होता है, नहीं, लेकिन वहाँ पर प्लेजरिज्म है कि अगर आपने हूबहू किसी और का कॉपी करके लिख दिया है तो सॉफ्टवेयर जो होगा आपका मालूम कर लेगा, छल नहीं कर देगा, छल नहीं कर दे कि आपने कितना प्लेजराइज किया उसको, कितना कॉपी किया है। तो हर बच्चे को सोच के लिखना है। ऐसा नहीं कि कोई भी गूगल विकीपीडिया से कॉपी किया और वहाँ पे पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। हर बच्चे को एक जुमला लिखने के लिए तकरीबन 10 लोगों को पढ़ना होगा, तब जाके वो एक पैराग्राफ लिख पाएगा, वरना लिख नहीं पाएगा। तो ये फ़र्क है, मतलब ये फ़र्क है यहाँ पर डिलीवरी एनवायरनमेंट कल्चर का। अभी आजकल जो रुझान चला है यहाँ पर, मतलब ये कहा जाता है आमतौर पर कि जो बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते या उसमें इतने मार्क्स नहीं ला पाते कि वो यहाँ पर MBBS कर सकें, इसलिए बच्चे वो जाते हैं। क्या ये तस्वुर दुरुस्त है? एक वजह ये भी हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ ज़्यादा जो वजह है वो बच्चे इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए आते हैं। बच्चों को इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में पढ़ने का बहुत ही, जो बच्चे होते हैं, जैसे मैं बताया, बहुत ही ज़्यादा एस्पिरेशनल बच्चे होते हैं, उनको इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में पढ़ने का जोश होता है, उनको मज़ा ही अलग आता है। आप देखेंगे तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में पढ़ने का टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें, जो डॉक्टर्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, नीट का तो एक पहलू है। नीट में जाहिर सी बात है अगर बच्चे क्वालिफाई नहीं कर, और हमारे यहाँ पर जो सीट्स में हैं वो भी कम है, तो बच्चे क्यों ना जाएं? अगर बच्चे यहाँ पर, अगर हुकूमत उनको सीट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रही है तो बच्चे क्यों ना जाए? वहाँ पर जाना ही चाहिए। ये हुकूमत की कमी है कि अब तक कि हमारे पास सिर्फ 1 लाख से कम MBBS की सीट है, और MBBS के लिए अपीयर करने वाले कितने बच्चे हैं? तकरीबन 16 लाख से ज़्यादा हैं। हुकूमत इस पर हर साल तकरीबन 3,000 से ज़्यादा करोड़ रुपये सिर्फ और सिर्फ नीट एग्ज़ाम कंडक्ट करने में कलेक्ट करती है। अरे भाई, तकरीबन 500 करोड़ में तक अच्छा हॉस्पिटल, हर साल हम लोग 5-6 नए मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, अच्छे, लेकिन ऐसा होता हमें नज़र नहीं आता है। मैं जानना चाहूँगा कि बच्चों में रुझान जो है वो किस तरफ का है? सिर्फ मेडिकल में जाते हैं या नॉन मेडिकल दोनों जाते हैं? बच्चे अब्रॉड स्टडी के लिए मेडिकल के लिए भी जाते हैं और नॉन मेडिकल के भी आते हैं। जाहिर सी बात है, हमारे इंडिया में जो मेडिकल स्टडीज़ के लिए जो कंट्रीज़ पॉपुलर है वो ये है कि कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपीन, ये 4 कंट्रियाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के अंदर। रशिया वगैरह उतना ज़्यादा है ना, बच्चे जाएँ तो माहौल भी ठीक नहीं और वहाँ जाना भी नहीं चाहिए, मैं रेकमेंड भी नहीं करता हूँ। तो ये कंट्रीज़ पॉपुलर है, बच्चे मेडिकल स्टडीज़ के लिए जाते हैं। उसके अलावा बच्चे नॉन मेडिकल स्टडीज़ के लिए भी आते हैं। जैसे 12वीं के बाद बच्चे जो होते हैं वो मेडिकल स्टडीज़ के लिए अक्सर जाते हैं। नॉन मेडिकल स्टडीज़ के लिए 12वीं के बाद भी जाते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी जाते हैं। जैसे जो नॉन मेडिकल स्टडीज़ के जो कंट्री फेमस है इंडिया के अंदर, वो है UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका। ये कंट्रीज़ जो हैं, और यूरोप के भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो नॉन मेडिकल स्टडीज़ के लिए पॉपुलर हैं। वहाँ पे बच्चे जैसे इंजीनियरिंग हो गई, IT हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गए, जर्नलिज्म हो गए, लॉ हो गए, ऐसी डिग्री, मैनेजमेंट हो गई, ये डिग्रियों के उसूल के लिए वहाँ पर वो जाते हैं। अगर कोई बच्चा मेडिकल के लिए जाना चाह रहा है, MBBS के लिए जाना चाह रहा है, तो उसके लिए कौन सा मुल्क सूटेबल पड़ेगा और तकरीबन खर्च क्या होते होंगे? देखिए, अगर बच्चा मेडिकल स्टडीज़ के लिए जा रहा है बैरून मुल्क में, तो पहली बात तो उसको यहाँ पे नीट क्वालिफाई करना होगा। यहाँ पर उसने नीट क्वालिफाई कर लिया। नीट क्वालिफाई करने का जो यहाँ पे क्राइटेरिया है, यहाँ नीट क्वालिफाई करेगा तो ही वो वहाँ पर एडमिशन ले पाएगा। अगर नीट क्वालिफाइड नहीं है तो बैरून मुल्क में एडमिशन नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये एक कंट्री का नाम तो लेना सही दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन वेरिड जो है ना, जैसे जॉर्जिया है,
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और फिलीपीन है। सबसे कम खर्च जो है वो किर्गिस्तान का है, तकरीबन 11 लाख उसकी फ़ीस है पूरे 5 साल की। 5 साल की एनएमसी के एतबार से, नेशनल मेडिकल काउंसिल के एतबार से, अगर कोई भी कोर्स आप बैरून मुल्क से कर रहे हैं तो 5.5 साल का होना चाहिए, और उसके जो क्राइटेरिया हैं वो फुलफिल हो, वो अपनी कंट्री में वो कोर्स रिकग्नाइज हो, वो यूनिवर्सिटी जो हो वो अपनी कंट्री में रिकग्नाइज हो। खर्च जैसे बताया 11 लाख है सबसे कम किर्गिस्तान का। उसके अलावा उसमें आपको मेडिकल एक्सपेंस भी लगेगा, आपको लिविंग एक्सपेंस लगेगा। उसके बाद फिर कजाकिस्तान आता है 25 लाख तक का। फिर उसके बाद में आपकी फिलीपीन है और जॉर्जिया है, ये तकरीबन 30 लाख, 30 से 35 लाख तक के बीच दरमियान में ये इसका खर्च आता है। इसमें सब कुछ आपका रहने खाने सबका खर्चा आपका इंक्लूड हो जाता है। मैं ये जानना चाहूँगा कि मतलब बच्चे अगर इसलिए आमादा हों और इतना पैसा अगर खर्च करने के लिए वो हिम्मत जुटा पाएँ, तो क्या उन्हें कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है इस ताल्लुक से, या मतलब यहाँ पर या वहाँ पर? हम लोग जो हैं, हम लोग मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए गाइड करते हैं। तो मेडिकल कोर्सेज़ के लिए आपको स्कॉलरशिप के ताल्लुक से तो बहुत कम मौके होते हैं, और बच्चे अगर काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर हैं, मतलब अच्छे मार्क्स हैं उनके नीट में और जाना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर करती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करती हैं। नॉन मेडिकल कोर्सेज़ के लिए जैसे आप यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह जाते हैं, हाँ, तो वहाँ पे बच्चे भी मतलब वहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है, वहाँ के लिए भी स्कॉलरशिप है। जैसे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी खुद स्कॉलरशिप, मैं भी जब गया था तो मैं खुद स्कॉलरशिप पे गया था। मुझे कंट्री स्कॉलरशिप थी ग्लासगो की, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो की, जो 5 बच्चों को मिली थी, उसमें से मैं एक बच्चा था कंट्री स्कॉलरशिप के लिए, तो मुझे मिली थी। तो यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप होती है। उसके अलावा इंडियन बच्चों के लिए जो नॉन मेडिकल कोर्सेज हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है, जैसे कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, चीवनिंग स्कॉलरशिप है यूके की, ग्रेड स्कॉलरशिप है। फिर अमेरिका में फिर आपकी फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, नेरोटियम सक्सोरिया स्कॉलरशिप है, उसके ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप, टाटा कॉर्नल स्कॉलरशिप है। तो इसे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। एनडीटीवी डेकिन स्कॉलरशिप ऑस्ट्रेलिया के लिए। हर एक जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, जैसे यूके हो गया, कनाडा हो गया और न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की स्कॉलरशिप हर साल होती है। तो जो भी कॉमनवेल्थ के नेशंस में आते हैं, हाँ 40 शायद निकलते हैं, तो सारे नेशंस में ये स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो स्कॉलरशिप अवेलेबल है, वो आराम से बच्चे स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों को चाहिए कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएँ, उन पर सर्च करें। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के बाद उसमें आपको सारी की सारी मालूमात उसमें मिल जाएगी। और उसके अलावा स्कॉलरशिप के लिए बहुत सारे पोर्टल्स भी अवेलेबल हैं गूगल पे, तो आप उनसे भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। अखबारों में आते हैं, जो एम्बेसीज़ होती हैं, एम्बेसीज़ जो फॉरेन एम्बेसीज जैसे ब्रिटिश एम्बेसी है, तो वहाँ से मालूमात मिल जाएगी आपको। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से मालूमात मिल जाएगी। हर एक एम्बेसी का एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर ये आपको वहाँ से मालूमात आपको मिल जाएगी। हमारे तलबा आपको सुन रहे हैं, आप उनके लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा, और हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं कि अगर आपको मौका मिलता है स्टडी अब्रॉड का और आप कर सकते हैं अब्रॉड में स्टडी, तो आप ज़रूर ज़रूर अब्रॉड स्टडी के लिए जाइए। ये आपकी ज़िंदगी के लिए एक लाइफ टाइम चेंजिंग मोमेंट होगा आपके लिए, लाइफ टाइम इवेंट होगा, जो बार बार मौके आपको नहीं मिलते हैं। अगर आपको मौका मिल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ, और मैं बच्चों से ये भी कहना चाहूँगा, अपने जहन में आप स्टडी अब्रॉड का, जो आप अक्सर बच्चे जाते हैं अपने सेटलमेंट के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, वो अच्छी चीज़ है। मतलब यहाँ से हिंदुस्तान से ज़्यादा कमाई वहाँ पर होती है। अगर एक इंजीनियर यहाँ पर पास होकर निकलता है तो उसको 3 से 5 लाख की पैकेज मिलती है। वहाँ जैसे ही पास होता है तो वैसे ही 30 लाख की पैकेज उसको मिलती है, सैलरी स्टार्ट होती है। तो बच्चे ध्यान में रखते हैं ये बहुत सी चीज़ें। उसके साथ साथ हम जानते हैं कि स्टडी अगर बच्चा कोई इंग्लैंड से पढ़ लेता है या अब्रॉड से पढ़ लेता है, जबकि ये चीज़ें आप बहुत आम हो जा रही है, हर कोई जा रहा है, और भी हमारी ज़रूरत है कि हम जाएँ। हाँ, हज़ारों बच्चे हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर एक टैग लग जाता है कि आपने लंदन से पढ़ाई की है, यहाँ से पढ़ाई की है, तो आपकी शख्सियत में एक अलग निखार पैदा होता है। आप जहाँ भी जाएंगे तो आप एक अलग पहचान से जाएंगे, आपकी अलग शिनाख्त होगी, आपकी अलग आइडेंटिटी होगी, और आप कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर आएगा, आपका नेटवर्क जो बिल्ड होगा, वो बाकी बच्चों जो बच्चे अब्रॉड स्टडी के लिए नहीं जाते हैं तो वो उनके पास नहीं होगा। तो मेरा पैगाम यही है कि अगर आपको मौका मिलता है तो डोंट मिस द बोट, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। आप अब्रॉड के लिए जाइए, और हम लोग यहाँ बैठे हैं, आपको जो भी हेल्प चाहिए, जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी कंसल्टेंसी चाहिए, हम लोग यहाँ आपको दे सकते हैं, हमने बच्चों को देते हैं।
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इजहार खान साहब। हम अपने इस तालीमनामा सेशन के इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। इंशाअल्लाह फिर किसी मौजू पर किसी और शख्सियत के साथ फिर हम इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।